हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीटेट के उर्दू पेडागोजी के बहुत अहम सवालात हल करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं, जो अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपके सीटेट की प्रिपरेशन के लिहाज से इन सवालात को समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का, हर क्लास का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है, उम्र का वो मरहला यानी कि वो स्टेज जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहिल अदर स्टेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से सीख लेता है। यानी कि वो स्टेज बताना है उम्र का बच्चों का, जिसमें बच्चा ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है दूसरे मराहिल के मुकाबले में, दूसरे मरहलों के मुकाबले में। तो ऑप्शन है 8 साल की उम्र से पहले, 8 साल के बाद, 10 साल की उम्र से पहले, या फिर 13 साल के बाद। देखिए, उम्र के जो मरहला 2 से 8 साल का जो होता है बच्चों का, इस उम्र में बच्चे की जो भाषा का विकास, ज़बान की जो तरक्की बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 8 साल से पहले वाले जो बच्चे का फेस होता है, जो बच्चों की उम्र होती है, इस उम्र में बच्चों की जो ज़बान का विकास, ज़बान की तरक्की बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सवाल लगभग पूछा जाता है, सीडीपी में भी, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पूछा जा सकता है। बस आपको समझना है, वहाँ पे माध्यम हिंदी या इंग्लिश होगी, यहाँ पे उर्दू में। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है, हिंदी की पेडागोजी में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस समझना है कि 2 से जो 8 साल से पहले की जो उम्र होती है बच्चों की, इस उम्र में बच्चे की ज़बान का विकास, ज़बान की तरक्की बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है, मीडिया की निशानदही कीजिए। मीडिया आप जानते हैं, बहुत सारी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, है ना। तो कुछ कंटेंट दिया हुआ है मीडिया के सिलसिले में, आप उसकी बुनियाद पर आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी मीडिया की हो सकती है। क्या है, मवाद ज़्यादा होने से, यानी कि कंटेंट ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती, यानी कि कॉस्ट नहीं बढ़ता, और तलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती है। मवाद जितना ज़्यादा बढ़ा दें, कंटेंट को जितना ज़्यादा बढ़ा दें, और बच्चों को नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। इस तरह की अगर ये वाली खसूसियत कौन सी मीडिया की हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हम आपके साथ यूज़ कर रहे हैं। इसमें जितना ज़्यादा कंटेंट पढ़ा दें, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट को लाइव क्लास कर दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 100 है तो अलग कॉस्ट पड़ेगा, 2000 है तो अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बराह रास्त अमली काम, उर्दू हेड, प्रोजेक्टर, ट्रांस या स्लाइड्स या कागज़। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, ये बहुत ही अच्छी मीडिया है, बहुत इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कम लागत में अच्छा से अच्छा कंटेंट, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम वन टाइम, एक वक्त में हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, किया जा सकता है। जैसे आज, जैसे कितने सारे बच्चे, जैसे लाइव क्लास चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से
अक्सर सवाल आता है, आप समझ लाइए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खुसूसियत यह है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को, बहुत ज़्यादा तलबा को, बहुत सारे विद्यार्थियों को एक साथ हम पढ़ा सकते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, कहीं पर कोई संदेह, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल समझिए। ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास, ऐसी कक्षा जहां तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो। बहुत अहम सवाल कि अलग अलग सलाहियत वाले तलबा, अलग अलग योग्यता, एबिलिटी वाले तलबा है ना। उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा, यानी कि जब आपकी क्लास में मुख्तलिफ सलाहियत वाले तलबा और तालिबात हो, तो ऐसे में एज ए टीचर, उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, आपके लिए कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। तफवीज़ करदा काम, यानी कि जो आप बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं या जो होमवर्क दे रहे हैं, उस काम को ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में तफवीज़ करता काम घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन, अपने गार्जियन, पेरेंट्स, माता पिता के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करेंगे। तो गार्जियन के साथ उस्ताद से मुलाकात करने से क्या होगा, बच्चों की एबिलिटी में इजाफा हो जाएगा? नहीं, ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है। छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें। क्लास प्रोजेक्ट, छोटा छोटा काम बच्चों को ग्रुप में दे दिए, जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, आपस में इंटरेक्ट करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने, जो सोशल स्किल्स है, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स है, उनको बढ़ाने, डेवलप करने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिले। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर आपकी क्लास में अलग अलग सलाहियत वाले बच्चे हैं, उन बच्चों की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ की मॉडरेट है, तो ऐसे में बच्चों को ग्रुप वर्क दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, जिसमें बच्चा आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की सलाहियत से इस्तिफादा करेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छा हिकमत अमली आपके लिए हो सकता है कि बच्चे एक दूसरे के से सीख रहे हैं, एक दूसरे की महारत से सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, यह सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि यही कंटेंट दूसरे सवाल में आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि इस तरह के सवाल पूछे तो आपको इस तरह के सवाल का आंसर ऐसे करना है जहां पे ग्रुप वर्क की बात हो, जहां पर एक दूसरे से इंटरेक्शन की बात हो, जहां पर सोशल स्किल्स की बात हो। ठीक है, वैसे जो ऑप्शन होंगे वो आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। देखिए, पेडागोजी को आपको समझना है, कुछ नहीं रखा है, बहुत इजी है। लैंग्वेज पेडागोजी को आप समझ जाइए। लैंग्वेज को जो आप 60 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिला के, इसमें से आप 60 में से एटलीस्ट 55 कर लीजिए, आपको सीटेट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। गर्चे आपने दूसरे पेपर्स में बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, फिर भी मुझे लगता है कि आपका सेटेट क्लियर हो जाएगा अगर लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझिए। दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात यानी कभी कभी कम सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत में ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, दरसी किताब किसको बोलते हैं? पाठ्य पुस्तक को, टेक्स्ट बुक को। ठीक है, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो कभी कभी उतने अच्छे लेवल के या उतने हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल के नहीं होते हैं। तो ऐसे सूरत में एज ए टीचर क्या करेंगे? ठीक है, दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करें। इस बुनियाद पर हम दरसी किताब को इग्नोर करेंगे, कम से कम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है कि आप दरसी किताब को ही इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीरें तजवीज़ करें। जो साहित्य, जो लिटरेचर्स है,
उनको बच्चों के हम तजवीज़ करेंगे, बताएंगे इन अदबी तहरीरों को पढ़ो, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी एज ए टीचर आपके लिए नहीं हो सकती, इससे बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, तख्लीकी अंदाज से सोचने यानी कि क्रिएटिविटी जो है बच्चों के अंदर, उस एतबार से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम करेंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराया जाए। और तो ऐसे में बच्चा क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा आपकी क्लास में दिलचस्पी लेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे कि बच्चे को अब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में चाइल्ड सेंटर अप्रोच होगी, आपकी चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटेजी होगी। तो जहाँ कहीं भी ऐसे सिचुएशन आए कि जहाँ पर बच्चे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनको खुद उनके कार्य करने के लिए दे दिया जाए। तो ये वाली हिकमत एज ए टीचर आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी कि बच्चा इन्वॉल्व है, चाइल्ड सेंटर है, तिफल मरकूज है, बाल केंद्रित है। तो ऐसे में बच्चे के इधर उधर जाने की या इंटरेस्ट लेस होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जहां कोई भी अगर इस तरह के सवालात आते हैं तो आपको सोचना है कि बच्चा किस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, ऊपर दोनों ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 में इन्वॉल्वमेंट के चांसेस, शामिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और चाइल्ड सेंटर की बात कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका देख लेते हैं कि इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। ये कोई अच्छा अप्रोच एज ए टीचर आपके लिए नहीं होगा, ये गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझिए। कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाले तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मुश्किलों यानी कि उच्चारण की मुश्किलों, प्रोनाउंसिएशन की डिफ़िकल्टीज़ के कठिनाई के सबब उस ज़बान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है। कोई स्टूडेंट है ना, तलबा को, स्टूडेंट्स को कोई दूसरी ज़बान, कोई गैर मुल्की ज़बान जो आपकी ज़बान नहीं है, तलबा की ज़बान नहीं, उस ज़बान के अल्फाज को, लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ में, उच्चारण में दुश्वारी होती है। इस वजह से वो उस ज़बान की तहरीर को पढ़ नहीं पाती, उसमें उसको कठिनाई होती है। तो इस दुश्वारी पर, इस कठिनाई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर कैसे कैसे काबू पाया जा सकता है? बुलंद आवाज में पढ़कर ताकि इमला और तलफ़्फ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जा सके कि बुलंद ख़वानी करवाएंगे, सही बात है, लेकिन इमला और तलफ़्फ़ुज़ ये कहाँ से आया? यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करना है ना, तो ये बात सही नहीं है। लफ्ज़ों को बुलंद आवाज में पढ़ते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर, अभ्यास के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर उसे दोहराते हुए, ये सही बात है कि देखिए, हम अगर बच्चों के उच्चारण को दुरुस्त करना चाहते हैं तो बुलंद ख़वानी तो करवाना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेनिंग किया होगा प्रॉपर तो आपको पता होगा बुलंद ख़वानी का एक अहम मकसद ये होता है तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना। ठीक, बुलंद आवाज़ में पढ़वाएंगे और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर, जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, कहीं पर बच्चा गलत पढ़ रहा है, उस्ताद उसको ठीक कर रहे हैं, तो उसको सुनकर एक्सरसाइज करेगा उस लफ्ज़ के उच्चारण में। देखिए, लफ्ज़ के उच्चारण के लिए एक्सरसाइज भी बहुत अहम होता है, तो इसलिए एक्सरसाइज की बात भी इस ऑप्शन में कही गई है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आगे के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे उस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। उस्ताद के तलफ़्फ़ुज़ की नकल करेगा, जो उस्ताद तलफ़्फ़ुज़ करे बताएगा उसकी नकल करेगा। देखिए, ए वाली ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 3 से ऑप्शन नंबर 2 बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? यहाँ पे बुलंद आवाज में पढ़ने की भी बात कही जा रही है, जो कि तलफ़्फ़ुज़ सही करने का एक उद्देश्य होता है, मकसद होता है। ठीक है, मुश्किल लफ्ज़ को मश्क के तौर पर अपने आप पढ़कर, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 इससे ज़्यादा बेहतर है।
पेडागोजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चुनने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुनासिब आंसर आपको देना होता है। जो ज़्यादा करीब है इस आपके सवाल से वो आपको चुनना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज की भी बात आ गई और लफ्ज़ को बुलंद खानी की भी बात आ गई, जो कि बुलंद खानी का अहम मकसद क्या होता है? उच्चारण दुरुस्त करना, तलफ़ुज़ दुरुस्त करना। बिल्कुल आप इसको समझ जाइए। इस तरह के पेडागोजी के सवाल आपके आ सकते हैं, आते हैं बार बार, इसलिए आप समझिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ज़बान की तदरीस की क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, रिलेशनशिप, कामयाबी, इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी क्या है? अगर बच्चों के अंदर वाबस्तगी, रिलेशनशिप्स को हम बनाना चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे को समझें, उनका रिलेशंस बेहतर हो बच्चों के दरमियान, और कामयाबी की जो एहसास है, फीलिंग्स है, वो बच्चों को हम जताना और बताना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या ज़रूरी होगा? समझिए ऑप्शंस में। उन तलबा की मखसूस ज़रूरतों के पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए। ये भोंडी बात, बहुत ही गलत बात समझी जा रही है कि किसी भी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए आप अलग से टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। जो आपके पास एग्जिस्टिंग टीचर हैं, जो पहले से मौजूद टीचर हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा काबिल नहीं समझ रहे हैं। एक नेगेटिव बात समझी जाती है उर्दू पेडागोजी में, पेडागोजी की क्वेश्चंस में, ठीक है। उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल न सकें। मिलने जुलने से आप बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ नौइयतों की 10 किताबें फराहम की जाए, अलग अलग पाठ्य पुस्तक बच्चों को प्रोवाइड की जाए। इससे बहुत कुछ बच्चों का भला नहीं होने वाला है। मिलजुल कर सीखने, आपस में एक साथ मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन, बाहमी यानी कि कोऑपरेशन, बच्चों के आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, और बातचीत के मौका फराहम करने। देखिए ये तीनों बात बहुत ही खूबसूरत बात है कि बच्चों में अगर रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे को ऐसे अवसर, ऐसे मौके दिया जाए जहां पर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। समझ जाइए, बस इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, पूरे लेक्चर को सुनना है। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उर्दू पेडागोजी के लिहाज से, बल्कि हिंदी पेडागोजी में भी यही सब सवाल आएंगे। आपको बस माध्यम अलग होंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश लगभग टर्मिनोलॉजीज के ट्रांसलेशन आपकी कर दिया जाए तीनों भाषा में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। देखिए बच्चों में जब इंटरेक्शन की बात आए ना, तो उसमें ऐसे बच्चों को मौके देना चाहिए जहां पर बच्चे एक दूसरे से मिलजुल सकें, बात कर सकें। ऑप्शन नंबर 4 पर जब देखेंगे तो आपको कहीं पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह के सवालात आपकी पेडागोजी में आते हैं तो, कि भाई ऐसे ऐसे मौका देंगे जहां पर बच्चा सीखे, मिले एक दूसरे से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह के सवाल आएंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको समझिए। इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्यों होगा? देखिए वाबस्तगी, रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है, बच्चों की रिलेशंस को बेहतर करना है, एक दूसरे से जो मिलने का व्यवहार है उसको बेहतर करना है, कामयाबी की जो एहसास दिलाना है, ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा बच्चों से एक दूसरे से बात करेगा, एक दूसरे की फीलिंग को समझेगा, एक दूसरे की इज्जत करेगा, अपनी भी आदर करेगा, और मिलजुल कर जब सीखेगा तो कामयाबी भी मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। रिलेशनशिप से वाबस्तगी भी बेहतर होगी, ठीक है। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आपको समझते रहना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट सवाल है, कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस होता है कि आपके क्लास में बहुत सारी ज़बान बोलने वाले स्टूडेंट्स।
आप उसको कोई दूसरी ज़बान सिखा रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा समझिए, यकसा ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज़ तर हो जाता है। चलिए ठीक है। सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है, बाज नहीं रखा जाता है। कोई दूसरी ज़बान सीखने का मतलब नहीं है कि आपको दूसरी ज़बान सीखने से मना किया जा रहा है। आपस में बातचीत ना कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाता है। यहाँ पर आपस में ना बात करने की ऐसी कोई बात तो कही नहीं जा रही है। तलफ़्फ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्त बोलते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं, में फ़र्क पर बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम, ज़बान की अंडरस्टैंडिंग और इस्तेमाल में बेहतरी आती है, इम्प्रूवमेंट आती है। देखिए, जब हम बच्चे अलग अलग ज़बान सीखे हुए हैं, जानते हैं, आपकी क्लास में भिन्न ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं, आप उसको कोई दूसरी ज़बान सिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, बच्चों के जो पहले से सीखे हुए हैं और जो सिखा रहे हैं उसकी जो ग्रामर की स्ट्रक्चर में जो फर्क है, डिफरेंस है, उस पर बातचीत करेगा, बिल्कुल समझ में आएगी बात, सही बात है। और इससे ज़बान, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है पेडागोजी की क्वेश्चन में कि एक ज़बान दूसरी ज़बान को सीखने में मदद करती है, बैरियर, रुकावट नहीं बनती है। तो यहाँ पर एक पहले से ज़बान सीखा हुआ, इसलिए इस ज़बान को सीखने में मदद भी मिलेगी, फहम और उसके इस्तेमाल में बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी, और ज़बान ज़्यादा फास्ट सीखेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको समझ जाइए। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है, ज़बान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता। देखिए, बार बार इस तरह के सवालात रिपीट होते हैं, इसलिए समझिए कि भाई कोई स्टूडेंट है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बच्चा वो सही अपना उच्चारण कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, इस मुश्किल पर काबू कैसे पाएगा। देखिए, आप ऑप्शंस में पढ़ूंगा तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की मैंने भी अभी इससे पहले एक्सरसाइज करवाया। क्लासरूम में खेल जैसी मशकें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सकें। कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद पैदा करना है। एतमाद किस में होगा, देखिएगा, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशक़ें कराना, किसी माहिर को अलग से आमंत्रित करना, जो एग्जिस्टिंग टीचर है, अवेलेबल टीचर्स है, उस पर आपको एतमाद नहीं, ये नेगेटिव बात समझी जाती है। गलती होते ही इसकी इस्लाह कर देंगे, फ़ौरन इस्लाह कर देंगे, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस पैदा करना है, तो फ़ौरन इस्लाह कर देंगे तो उसमें बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना, ठीक है, क्लासरूम में बुलंद आवाज़ पढ़ने से उच्चारण दुरुस्त होता है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होता है, लेकिन खुद एतमादी पैदा करना। देखिए, खुद एतमादी कब पैदा होगी, जब बच्चे एक दूसरे से खुद इंटरेक्शन करेंगे, तो बच्चे जब अपने आप बोलेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एतमाद बढ़ता है। तो ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जहां पर बच्चे खुद एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात समझी जाएगी और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली आपके लिए होगी कि इससे एतमाद बढ़ेगा। एतमाद बढ़ाना है तो एतमाद कब बढ़ेगा, जब बच्चे एक दूसरे से खुद बातें करेंगे। यहाँ पर ऐसे मौके देना हमको जहाँ पर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा मौका बच्चों को दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। नेक्स्ट सवाल समझिए, इस मश्क में एक मुख्तसर इक़्तिबास में चंद अल्फाज छोड़ गए हैं, कुछ शब्दों को छोड़ दिया गया है। तालिब इल्म को अपने मुताले की बुनियाद पर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ों को लिखने हैं। इस मश्क का मकसद, उद्देश्य तालिब इल्म की मुंदरजा झेल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है, किस सलाहियत का आकलन करना है, इस तरह की एक्सरसाइज से। नए अल्फाज के इस्तेमाल, जो नए अल्फाज हैं उसका सही यूज़, तलखीस करना, खुलासा करना, लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़ों को उच्चारण,
लफ्ज़ों की उच्चारण की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, ये भी आप ऐसे स्किप कर सकते हैं। तलख़ीस की कोई बात नहीं है, ये भी ऐसे स्किप कर सकते हैं। नए अल्फाज तो कोई अलग से अल्फाज नहीं बताया जा रहा है, ये किसी हद तक आपको डाउट में डाल सकता है कि भाई नए अल्फाज आ रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जब पढ़िएगा, लफ्ज़ों को समझना बिल्कुल सही बात होगी कि भाई एक खाली जगह को सही कब भर पाएगा बच्चा, जब बच्चों को लफ्ज़ समझ में आ रहा होगा। सही लफ्ज़ को सही जगह में कब इस्तेमाल करेगा, जब बच्चे लफ्ज़ के तलफ़ुज़, मीनिंग, उसका इस्तेमाल समझेंगे, तब वो खाली जगह को सही भर पाएंगे। तो लफ्ज़ों को समझना कि बच्चा कितना ज़्यादा लफ्ज़ को समझ रहा है, उस चीज़ का आकलन करना, इस तरह के एक्टिविटीज़ का मकसद होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए अल्फाज का इस्तेमाल इस चीज़ में आ गया, कहीं ना कहीं इस पर शामिल है। ठीक है, आगे समझिए। अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं, उनको हेजिटेशन होता है, ठीक है, तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद के लिए क्या करेंगे कि उसकी हेजिटेशन जो है, उसकी जो झिझक है, कैसे दूर हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि ये तलबा उन पर बगैर तैयारी की बोल सकें। बिल्कुल इजी टॉपिक्स दे दें, बच्चा बगैर ऐसे आए बोल दें, ये चीज़ करेंगे। कह देंगे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलेंगे कि स्टूडेंट इतने पहले बोलेंगे, फिर उतने इसके बाद ये लोग बोलेंगे, ये करेंगे। या फिर उन्हें उस ज़बान में ज़ाती तौर पर कोचिंग देंगे, पर्सनल आप कोचिंग नहीं दे सकते हैं, बहुत ही नेगेटिव बात समझी जाती है। दो तलबा या उनके छोटे ग्रुपों को लिखने या उसे पढ़ने का मौका देंगे। मैंने कहा भाई हेजिटेशन दूर करना है, वहां पर एतमाद पैदा करना था, इसलिए ग्रुप में भी काम करना, यहां पर हेजिटेशन दूर करना है। देखिए दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। हेजिटेशन दूर कब होगा बच्चों का, झिझक कब दूर होगा, जब ग्रुप में वर्क करेगा। जब ग्रुप में वर्क करेगा, एक साथ करने का मौका देंगे, तब बच्चों का हेजिटेशन बिल्कुल दूर होगा। भाई कहीं पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह के सवाल में कि आप बच्चों को ग्रुप बना के उसको अपने काम करने का मौका दे रहे हैं और पढ़ने का मौका दे रहे हैं। लिखने पढ़ने का ग्रुप में आप काम करवा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा हेजिटेट का, जो बच्चे के अंदर हेजिटेशन है, वो रिमूव होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, तलबा को यह समझाने में मदद देने के लिए कि कोई तहरीर बामाना है या नहीं, इस्तेमाल किया जाने वाला पढ़ने का तरीका कहलाता है। यानी कि तलबा किस तरह, ये जितने भी नीचे ऑप्शन में दिए हुए ये रीडिंग की स्किल्स हैं, पढ़ने के महारतें हैं। तो पढ़ने की कौन सी महारत बच्चे को ये समझने में मदद करेगा कि ये इबारत, ये इक़्तिबास मददगार है या नहीं है, मीनिंगफुल है या नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा? पेश कियासी, प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्ट करना, तफ्सीसकारी, खुलासा बयान करना, स्कैनिंग, मोटी मोटी बात को स्कैन करना, स्कीमिंग। देखिए स्कीमिंग क्या होता है, जो रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल समझी जाती है और अहम महारत समझी जाती है। स्कीमिंग समझिए, स्कीमिंग कहते हैं जो मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ लेना। उनको पूरी किताब को, पूरे टेक्स्ट को, पूरे मजमून को नहीं पढ़ना है, बल्कि जो मेन पॉइंट है उसको हम स्कीमिंग महारत के अंदर पढ़ लेते हैं। तो जब हम स्कीमिंग वाली रीडिंग करते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये मजमून, ये इबारत, ये इक़्तिबास बामाने है या नहीं, मीनिंगफुल है या नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। स्कीमिंग का क्या मकसद होता है? किसी भी किसी भी इबारत, मजमून के बारे में या टेक्स्ट बुक के बारे में पता लगाना कि बामाने है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदवल में ट्रेनों के आने जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा क्या करते हैं? देखिए, सुनने के मश्क के तौर पर उस्ताद ने एक रेलवे ऐलान को सुनाया, बच्चे सुनते हैं, सुन रहे हैं, और जो ट्रेन के जो समय सारणी है, आने जाने के जो वक्त है, उसको लिखा है। तो इसमें क्या करेगा, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं कि कोई ऑडियो सुन रहा है और उसकी बुनियाद पर समय सारणी वक्त, आने जाने का वक्त बना रहा है। बिल्कुल सही बात है। किसी ऐलान को बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं, या पढ़ने की बात नहीं कही जा रही है, सुनने की बात की जा रही है। ठीक है, मालूमात दर्ज करके एक जदवल में बना रहे हैं, मालूमात, यहाँ सुनने की बात कही जा रही है। तो मालूमात दर्ज करने, मालूमात दर्ज बहुत तरीके से किया जा सकता है, पढ़कर भी। कोई छोटे फिल्म देख रहे हैं, या देखने की बात नहीं की जा रही है, बहुत आसान सवाल। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा है, उसकी बुनियाद पर वो आगे तहरीर कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई आमोजिश, ई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, आपको समझना है। ठीक है, ई लर्निंग क्या होता है? फासलाती तालीम। फासलाती तालीम आप समझते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसको फासलाती तालीम बोलते हैं। दस्तावेजी फिल्म, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश, या फिर हार्डवेयर को सरगर्मी के साथ मरबूत करना। देखिए, ई आमोजिश में बहुत ज़्यादा हार्डवेयर आप ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश होती है। ई आमोजिश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग। ई आमोजिश को क्या बोलते हैं? ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, हार्डवेयर्स हम यूज़ नहीं करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली एक तरकीबी आमोजिश है, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप YouTube में देख रहे होंगे, तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। क्या है? ई लर्निंग है, जहाँ पर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप क्लासरूम में नहीं है, बस आप एक YouTube जो है एप्लीकेशन आप ओपन किए, आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये भी ई टीचिंग है, इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग है। तो ई लर्निंग में ई आमोजिश, आमोजिश किसे बोलते हैं? लर्निंग को। ठीक है, आपको पता है। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने नहीं समझा है तो आज समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा ऐसा निसाब का दरकार होता है। देखिए, जहाँ पर अलग अलग सलाहियत वाले बच्चे हों, तो ऐसे में कौन सा करिकुलम चाहिए, कौन सा पाठ्यक्रम चाहिए, कौन सा निसाब चाहिए, जिसमें वक्फे वक्फे से तलबा को यकसन सलाहियतों वाले ग्रुप में रखा जाए, या फिर जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त व ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, या फिर जिसमें ज़्यादा रियाजी ज़बानों पर ज़्यादा फोकस किया जाए। पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, वैसे भी ये गलत हो गया। जिसमें खेलों और ज़बानों पर जोर दिया जाए। देखिए, हमें क्या ढूंढना है कि भाई बच्चे अलग अलग सलाहियत वाले हैं, तो ऐसे में आपको कौन सी पाठ्यक्रम की जरूरत होगी, कौन से निसाब की जरूरत होगी? देखिए, ऐसे निसाब की जरूरत होगी जहां पर बच्चे एक दूसरे से को रिलेट कर सके, जिस निसाब में ये इंडिकेट हो कि बच्चे को अलग अलग ग्रुप में टास्क दिए जाए, ग्रुप में सीखने का मौका दिया जाए, ऐसी एक्टिविटी का जिक्र हो। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप देखिए कि भाई जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त व ज़ब्त, चूंकि मुख्तलिफ सलाहियत वाले बच्चे हैं, ऊपर में भी हमने डिस्कस किया था कि जहां पर ग्रुप लर्निंग की बात कही जाए, उस तरह के ऑप्शन आपके ज्यादा
सही होंगे, हमको ज़्यादा सही चुनना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाई बाहमी रब्त का, बाहमी ताल्लुक का, इंटरेक्शन का मौका मिले, ऐसी निसाब की ज़रूरत होती है। कहाँ पर? जहाँ पर बच्चे आपके अलग अलग सलाहियत वाले हो, मुख्तलिफ सलाहियत वाले हो। आगे नेक्स्ट सवाल है, गैर मुल्की या गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है कि क्लास के तलबा या ज़बान सीखने पर आमादा नहीं होते हैं, इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए वही सब उसी तरह के सवालात हैं, बस सवाल का पैटर्न अलग है। गैर मुल्की यानी कि दूसरी ज़बान बच्चे सीखने में उतना ज़्यादा आमादा नहीं होते जितना कि मादरी ज़बान को, अपनी इलाकाई ज़बान को बहुत आसानी से सीख जाते हैं और उसमें दिलचस्पी लेते हैं। अगर बच्चे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उस्ताद किसी तदरीसी मुशीर की मदद लेकर तलबा से खिताब करें। मैंने कहा, पहले भी कहा, ये नेगेटिव बात समझी जाती है, मनफी बात है कि आप अलग से टीचर्स को बुला रहे हैं या उनसे मशवरे ले रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है। उस्ताद गैर आमादा तलबा की निशानदही करे, उसको आइडेंटिफाई करे और उनके लिए खुसूसी क्लास का एहतमाम करे कि भाई जो बच्चे आमादा नहीं हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको निशानदेही करे, यानी कहीं ना कहीं बच्चों को अलग करने की, माइग्रेट करने की बात कही जा रही है, सिग्रेशन की बात कही जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उस्ताद तलबा से ये कहे कि वह तफवीज़ करदा काम अपनी सहूलत के मुताबिक करे, ऐसे में तो बच्चा बहुत लेजी हो जाएगा। उस्ताद तलबा को आमादा करने और क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प तरीक़े इख्तियार करे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और पेडागोजी के क्वेश्चंस में कि अगर आपकी क्लास में बच्चे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, खामी है, उसको रिमूव करने के लिए आप ऐसे स्ट्रेटेजी, ऐसे मेथड ऑफ टीचिंग तदरीस के उन तरीक़ों को अपनाइए जहाँ पर बच्चे दिलचस्पी ले, जहाँ पर बच्चे का दिलचस्पी अगर नहीं हो रहा तो वो दिलचस्पी लेने लगे और आपकी क्लास कामयाब हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वो फेल जिसका फाइल मालूम हो। बहुत ही ग्रामर का सिंपल और आसान सवाल। वो फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फेल माजी, फेल हाल, फेल मजहूल, फेल मारूफ। देखिए फेल मारूफ कहते हैं जिसका फाइल मारूफ हो, जिसका फाइल मालूम हो जिस फेल का, उसे फेल मारूफ कहते हैं। फेल मजहूल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे फेल मजहूल कहते हैं। फेल हाल जो काम चल रहा है, फेल माजी जो काम हो चुका है। बहुत ही सिंपल सवाल है, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आप कहेंगे कि क्लास सर लंबी हो गई। नेक्स्ट सवाल है, ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियां फितरी तौर पर होती हैं। सही बात है, कुछ मिस्टेक्स, कुछ त्रुटियां, जो गलतियां होती हैं फितरी तौर पर हो जाती हैं बच्चों से। ऐसे में उस्ताद क्या करेगा? क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरी गलतियों से सीख सकें, या फिर तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे फिर गलतियों की दुरुस्त करे। तलबा को गलतियां करने दे, वो फितरी हैं। गलतियां सिर्फ छोड़ दे, भाई करते रहो, चूंकि फितरत में शामिल, तो फिर बच्चे की गलती का दुरुस्त कब करेंगे आप? कमज़ोर तलबा की निशानदही करके उन्हें अलग करें। अलग आप नहीं कर सकते हैं, सेग्रेशन का अमल कोई भी आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नेगेटिव बात समझ जाती है, आप समझ जाइए। पेडागोजी में भी, सीडीपी में भी, हिंदी पेडागोजी में, सब में पूछा जा सकता है, सब में ये ऑप्शन हो सकते हैं। आपको ये ऑप्शन बिला धड़क खत्म कर देना अगर पॉजिटिव सवाल है तो। ठीक है, तो सिगरेट बच्चे को आप बच्चे को नहीं कर सकते हैं। अलग करना बच्चों के, ये पेडागोजी के सवाल में एक मनफी बात मेरे ख्याल से समझी जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे अगर कुछ गलतियां फितरी तौर पर करती हैं? देखिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि अगर बच्चा कोई बोल रहा है, बोलते समय कुछ गलती कर रहा है, तो उसको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर जहां जहां पर गलती है उसको दुरुस्त करने दीजिए। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होता है गलती को, त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए, कि पैराग्राफ को या कुछ बोल रहा है तो सेंटेंस कंप्लीट करने दिया जाए और उसके बाद जहां पर त्रुटि है उसको दुरुस्त कर दिया जाए।
ठीक है, ये तरीका अच्छा होता है इस तरीके के कंपैरिजन में कि फौरन कहीं पे गलती किया, सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले उस गलती को सुधार कर दी जाए। तो ऐसे में क्या है, बच्चे उतने अच्छे तरीके से आपकी बात को जहां पर आपने सुधार किया है नहीं सुन पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका ज्यादा सही आंसर होगा। आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 और 2 में कंफ्यूजन और इश्तिबाह हो सकता था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इलोबरेट किया। नेक्स्ट सवाल समझिए, आप पढ़ने की दर्ज झेल जांच में नंबर किस तरह देंगे। ठीक है, एक सवाल है, क्या शेर नापेद जानवर है, यानी कि जो शेर नहीं मिलता है, जो खत्म हो गया है। एक सवाल आपने बता दिया है कि भाई क्या शेर नापेद जानवर, तो उसका जवाब बच्चे अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, नहीं मगर अब ये बहुत कम पाया जा रहा है। एक सवाल जवाब तो इस तरह के दिया, दूसरा जवाब जो दिया शेर तकरीबन नापेद होने वाला है, यानी कि ये लगभग खत्म होने वाला। ठीक है, दोनों जवाब बिल्कुल सही है। तो दोनों जवाब का आप नंबर किस तरह देंगे, अलग अलग देंगे या एक तरह के देंगे। जवाब बा के लिए आधा नंबर और जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर, जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर, जवाब बा के लिए 1 नंबर, यानी कि दोनों को बराबर नंबर देंगे। या फिर जवाब बा के लिए 1 नंबर, फिर जवाब अलिफ के लिए कुछ भी नहीं देंगे, 0 नंबर दे देंगे। या जवाब अलिफ के लिए आधा नंबर और जवाब बा के लिए 1 नंबर। देखिए दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, दोनों कहने के तरीके अच्छे हैं, तो इसलिए हम दोनों को 1-1 नंबर दे देंगे, क्योंकि 1-1 नंबर मुतय्यन किए हुए। उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों की फरोग की नकल की जाती है, कॉपी की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत अहम सवाल कि उस्ताद की तरबियत, उस्ताद की ट्रेनिंग, जो आप अगर डीएलएड या बीएड के होंगे तो आपको एक माइक्रो टीचिंग कराया गया होगा, जहां पर छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को, स्टूडेंट को बांट दिया जाता है और एक दूसरे की स्किल्स को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो कहां पर कॉपी की जाती है, मंसूबे सबक में। मंसूबा सबक आप जानते हैं, लेसन प्लान, जब आप पढ़ाने से पहले जो प्लान बनाते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन सा तरीका अपनाना है, कौन सा कंटेंट बनाना है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारा हम मंसूबे सबक में दर्शाते हैं। आपको पता है मुजाहराती वीडियो देखना, कोई वीडियो है उसको देख रहे हैं जहां पर मुजाहरा किया जा रहा है, या फिर माइक्रो टीचिंग या फिर अच्छे लेक्चर को नोट करना। देखिए माइक्रो टीचिंग में हम महारतों को कॉपी करते हैं, कहां पर, माइक्रो टीचिंग में, जो कि आपके डीएलएड या बीएड में कराया गया होगा। आपको भी पता होगा अगर आपने किया होगा कि यहाँ पर महारतों की कॉपी की जाती है। अब छोटे छोटे ग्रुप में कहीं पर ब्लैक बोर्ड में लिखने की जो महारत होती है, वो बोलने की महारत, वो क्वेश्चन आयर की जो सवाल करने की जो महारत होती है, वो सब हम माइक्रो टीचिंग में सही तरीके से सीखते हैं, इसलिए माइक्रो टीचिंग भी किया जाता है और माइक्रो टीचिंग का ये अहम उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है माइक्रो टीचिंग कहते किसे। लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, बिल्कुल आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खोज करना, फिर जहनी खाका बनाना किस सतह पर ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लिखने के किस सतह पर ये करना ज़रूरी है कि पहले आज़ादाना तौर पर लिखेंगे, फिर गौर व खोज किया जा रहा है, फिर जहनी खाका बनाया जा रहा है। देखिए लिखने से कबल, लिखने से पहले, या खाका बनाना, यादा करना, या फिर प्रूफ रीडिंग। देखिए ये जो है हम खाका कब बनाते हैं, गौर व खोज कब करते हैं, भाई कौन सा कंटेंट को ऐड करना है, क्या लिखना है, ये लिखने से पहले का काम होता है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी है और आपको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक और आसान सवाल, फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं, ग्रामर का बहुत ही आसान सवाल है, कभी कभी पूछ लेते हैं जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए, इसलिए मैंने कुछ आसान सवाल भी आज के सेशन में ऐड कर दिए हैं, ताकि जो बेसिक चीज़ें पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता दूं। फ़ेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं, किसी काम का जारी होना, जिसमें काम करने का हुक्म हो, वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा, वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। तो फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं वो काम
जो आने वाले ज़माने में होगा। और जो हो चुका है उसे क्या कहते हैं? फ़ेल माज़ी कहते हैं। जिस काम में करने का हुक्म हो उसे फ़ेल अम्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल अम्र। किसी काम का जारी होना है तो वो फ़ेल हाल है। तो फ़ेल हाल जो काम चल रहा है, फ़ेल माज़ी जो हो चुका है, फ़ेल मुस्तक़बिल जो होगा, जिस काम में हुक्म दिया जाए उसे फ़ेल अम्र कहते हैं। बहुत ही आसान ग्रामर का टॉपिक, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो उनका उर्दू बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए आज की ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह हो सकता है, यानी लिखने का जो अमल है वो सबसे बेहतर सीक्वेंस में क्या होगा? जो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा? कि मवाद इकट्ठा करना। ऑप्शंस को समझिए कि मवाद इकट्ठा करेगा, पहले तरतीब देगा, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। ठीक है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। पहले खाका बनाएगा तब ना दोबारा खाका बनाएगा, ये तो आप ऐसे छांट सकते हैं। तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बना के लिए पहले तरतीब देगा पहले या फिर मवाद इकट्ठा करेगा? नहीं, पहले मवाद इकट्ठा किया जाएगा फिर तरतीब दिया जाएगा। खाका बनाना, खाका बनाने के बाद का अमल है। जब भी इस तरह की तरतीब वाले सवाल हो ना, तो एक भी पॉइंट आपको जो लगेगा कि गलत है तो आपको स्किप कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है? मवाद इकट्ठा किया जाता है। लास्ट काम का जो होता है दोबारा खाका बनाता है। अगर खाका बनाने में कहीं मिस्टेक और त्रुटि रह जाती है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा कि पहले मवाद इकट्ठा किया जाए, फिर तरतीब दिया जाए, फिर खाका बना जाए, फिर दोबारा खाका बनाया जाए। किसी भी तहरीर लिखने का, किसी भी तहरीर को जब्त करने का, किसी भी तहरीर को लिखने का जो तरतीब होती है, यही तरतीब होती है। आप याद कर लीजिए, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, फिर दोबारा खाका बनाना। तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, इसका क्या मकसद होता है? जो हम साहित्य पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, अदब पढ़ाते हैं, उसका क्या मकसद होता है? कोई तहजीबी वाक़फ़ियत फराहम नहीं होती, अदब से तहजीबी वाक़फ़ियत फराहम होती है, सही बात है। ज़बान की मुस्तनद रंगा रंगी पेश किया जाता है। जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, वो उर्दू अदब से या जो भी ज़बान पढ़ा रहे हैं उसके अदब और साहित्य से मिलता है, सही बात है। उर्दू के कदीम तर्ज के असालिब, जो पुराने जो उस्लूब है, मेथड है, उनसे वाकिफ़ किया जाता है। मौजूदा मुश्किल अल्फाज जो टिपिकल डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनको समझाना अदब का मकसद होता है। देखिए, अदब का जो सबसे अहम मकसद होता है वो ये कि भाई ज़बान की जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ऑथेंटिक चीज़ें हैं, अलग अलग तहजीब से उससे वाकिफ़ कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए, किसी जुमले या मतन को पढ़ते वक्त तालिबे इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं। जुमलों के ये भी ग्रामर का बहुत आसान सवाल है। समझिए कि कोई सवाल, कोई मतन है, पैराग्राफ है, इक़्तिबास है, जिसमें बच्चे जुमले के अलग अलग हिस्से को एक दूसरे से रब्त कर पाते हैं। तो इनमें से कौन सा है, कौन सा ग्रामर इसमें काम करता है? फ़ेल मुताल्लिक़, ज़मीर, या इसमें ख़ास, या फ़ेल मुरक्कब। देखिए, ज़मीर का काम होता है एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने का, है ना। अलग अलग जुमलों पैराग्राफ के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से कोरिलेट करने का काम किसका होता है? ज़मीर का काम। ठीक है, किसका? ज़मीर किसे कहते हैं? जो किसी नाउन की जगह में, किसी इस्म की जगह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल बयानात सुनने की आदत जाहिर करते हैं, यानी कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो सुनने की बात बताते हैं, सुनने की खुसूसियत है सिवाय, यानी कि एक स्टेटमेंट सुनने की खुसूसियत नहीं है, उसी को आपको छांटना है। इस तरह के सवाल जब भी आए, आपको सवाल बेहतरीन से पहले समझना है, तो अब ऑप्शंस को पढ़ना है। क्योंकि पहले बच्चे सवाल समझते नहीं, इसलिए वो गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि और इस तरह के सवाल जबकि बहुत आसान होते हैं। तो कौन सी बात सुनने से रिलेटेड नहीं है? गौर से सुनकर बोलने की हरकत और सकनात को समझा जा सकता है, सही बात है। लोग पसंदीदा चीज़ को सुनकर सीखते हैं और
उन्हें पसंद नहीं तो उसे नहीं सुन सकते, यानी कि पसंदीदा चीज को बेहतरीन से सुन पाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर हो सकती है, यानी कि जो सुनने की जो स्किल है, कौशल है, वो फितरी तौर पर होती है, उसे सीखने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सुनने की स्किल की जो हम एम्पावर होगी, इम्प्रूव होगी, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि माँ के पेट से ही आपकी स्किल डेवलप होके आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये बात बिल्कुल सुनने की सरगर्मी से, सुनने से रिलेटेड गलत है। ठीक है, तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। ये बात किसी हद तक सही कि जितना सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इफेक्टिव तरसील हो पाएगी, कम्युनिकेशन हो पाएगी। ठीक है, तो सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है तरसील के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके सुनने की आदत से रिलेटेड नहीं, हमें पूछा है कि रिलेटेड नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सुनने की आदत, सुनने की खुसूसियत है, करेक्टरिस्टिक है, और ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। इसी को हमको पहचानना था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा के माँ के पेट से ही उसकी ज़बान की जो कौशल है वो डेवलप होके आती है। बहुत ही ईजी सवाल, बस सवाल आपको समझिएगा। अगर सवाल गलत समझ गए तो गलत करके आइएगा, क्योंकि इस तरह के गलत हो जाएंगे फिर तो आपके स्कोर कम हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल होता है। लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे? एक लफ्ज़ शऊर है, उसका उच्चारण सिखाना है बच्चे को। तो ऐसे में क्या करेंगे? तालिब इल्म को इसी तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देंगे, लफ्ज़ शऊर से मिलता जुलता कोई लफ्ज़ का मिसाल दे के समझाएंगे, या लफ्ज़ के माना मालूम करके उसके क्लास में बताएंगे। माना मालूम नहीं करना है। तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। लुग़त का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तलफ़्फ़ुज़ के लिए, बिल्कुल सही बात। तालिब इल्म को ये बताइए कि लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है, इससे भी गलत बात है, नेगेटिव बात है। देखिए, नेगेटिव चीज़ों को आप वैसे भी स्किप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 3 में आपको कहीं ना कहीं शक हो सकता है कि भाई एक दूसरी लफ्ज़ का मिसाल देकर उस लफ्ज़ को समझा दिए। देखिए, दूसरी लफ्ज़ का मिसाल देंगे तो उससे बहुत कुछ नहीं होगा, बल्कि उसी लफ्ज़ का सही उच्चारण आप बताएं। चाहे तो आप खुद उच्चारण करके बताएं, या फिर डिक्शनरी की मदद लें, लुग़त की मदद लें। फिर अगर वो लुग़त साउंड करता है, लुग़त में बोलता है, तो उसको बच्चों को सुनने के लिए कहा जाए। ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा कि आप लुग़त का इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं, अच्छी बात है, ऑथेंटिक होगा और बच्चों को सुनने के लिए कहा जाएगा। एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए कि इसमें कौन सी लाइन गलत है। बहुत ही आसान सवाल। अगर आप उर्दू से थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप सही कर पाएंगे। लुत्फ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ते का, सही बात है। ताज़ा बनी हुई चाय का, सही बात। बहुत अच्छी जायका की है, ये बिल्कुल बेकार सेंटेंस लग रहा है कि भाई इसमें का, के, की, मुज़क्कर मुन्नस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। तो सिर्फ तीसरी लाइन गलत है, यही हमें बताना है कि कौन सी लाइन गलत है। तो तीसरी लाइन गलत है, पहली और दूसरी लाइन बिल्कुल सही है। ग्रामर के क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल मुआविन होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, अहम सवाल। ग्रामर का उसूल समझाना है तो कौन सा उसूल बेहतर होगा ग्रामर के क्लास में बच्चों के लिए? ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मुआविन व मददगार होगा, या फिर मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बता दिया जाए। सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों की इरादतन सोचें। टीचर्स ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करें, ये कोई अच्छा उसूल नहीं है, नेगेटिव बात है। गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना बल्कि गलतियों को दुरुस्त करना। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में जब आप गौर करेंगे, कहीं ना कहीं ये चाइल्ड सेंटर की बात कही जा रहा है कि ग्रामर पर मबनी जो सरगर्मी है, जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व रखना है और उन्हें ऐसी एक्टिविटी करानी है जो उन्हें गौर और खौज करने में, सोचने में मजबूर करे और सोचने के लिए मौका दे। तो ये वाली ऑप्शन नंबर 1 बहुत मुनासिब आंसर होगा इससे रिलेटेड, चूंकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की बात
ये ऑप्शन किया जा रहा है। देखिए पेडागोजी में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। साबका तजर्बा अच्छी तहसील के इन्हिसार कहलाता है, सही बात है। साबका तजर्बा यानी कि प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे जानते हैं, पहले से जानते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, साबका तजुर्बा से घुमा फिरा के सवाल आपको आएगा ही, क्योंकि ये मंसूबे सबक लेसन प्लान का एक हिस्सा है, बहुत ही पेडागोजी का अहम सवाल समझा जाता है। तो साबका तजुर्बा से क्या होता है, बच्चे को एक साबका तजुर्बा दूसरी नई चीज को सीखने में मदद करता है, मुआविन होता है, सही बात है। तस्वीर बनाना इंतकाल आमोजिश, यानी कि साबका तजुर्बा से दूसरी नई चीज को सीखने में मदद मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। सवालात की तकनीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये सवाल की टेक्निक है या फिर बराह रास्त मुजाहिरा है। तो साबका तजुर्बा का अहम मकसद क्या होता है, अहम फायदा क्या होता है कि उससे नई चीज को सीखने में मदद मिलती है। इंतकाल आमोजिश आपको थोड़ा सा लफ्ज के डिफिकल्ट लग रहा होगा जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड के नहीं है। इंतकाल आमोजिश का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज के सीखने में जब मदद मिलती है उसको इंतकाल आमोजिश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झैल मुशाहदा शामिल होगा। जो मखसूस तालीमी सलाहियत है बच्चे की, उसमें क्या, कौन सा ऑप्शन उस चीज को बता रहा है कि बच्चे के अंदर मखसूस तालीमी सलाहियत है। गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाब देता है, बेवकूफ़ी वाली बात जवाब देगा तो मखसूस सलाहियत हो नहीं सकती उसमें। दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, अच्छी बात है। एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है। मुनासिब जिस्मानी साख्त रखने से ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा बहुत ही बेहतर होगा, तालीमी सलाहियत में स्पेशल होगा। अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। देखिए कुछ बच्चों के अंदर स्पेसिफिक खुसूसियत हो, मखसूस सलाहियत हो, तो वो बच्चे अपनी जो इंटरेस्टेड एरिया है, दिलचस्पी के इलाके हैं, किसी बच्चे को अगर केमिस्ट्री में दिलचस्पी हो तो वो केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करेगा, वो उसके खुसूसी सलाहियत को दर्शाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को खुसूसी सलाहियत है फिजिक्स में तो वो फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 खुसूसी सलाहियत की कैरेक्टरिस्टिक है, इसी ऑप्शन नंबर 4 खुसूसी सलाहियत को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था कि मखसूस तालीमी सलाहियत में क्या होगा कि बच्चे दिलचस्पी वाले एरिया में, यानी कि दिलचस्पी वाले सब्जेक्ट्स में ज्यादा तवज्जो देगा और पढ़ेगा। हर सेशन के आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, टीचर सुनने की समझ, फहम की जांच, लिखने बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाजे कद्र, इस आकलन का मकसद क्या होगा? जबान सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना, तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, जबान की क्लास के बारे में तलबा के तर्ज अमल। देखिए टेस्ट ऐसा ले रहा है टीचर जहां पर लिखने बोलने पढ़ने समझ फहम सब चीज़ का जांच ले रहा है, जांच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 4 सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल से ज्यादा करीब है कि तमाम सलाहियतों को जांच किया जा रहा है इस वाले आकलन में, इस वाले टेस्ट में। और ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टेस्ट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, मकसद की बात कर रहे हैं टेस्ट का। लेकिन इस टेस्ट का उद्देश्य ये है कि बच्चे की तमाम सलाहियतों को जांच करना, क्योंकि तमाम सलाहियतों को जांच किया जा रहा है सवाल में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपको सही आंसर हो जाएगा। जब ऑप्शन सवाल को आप समझ जाएंगे तो इस सवाल को आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
ई लर्निंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। वहाँ पे ई आमोदिश था, यहाँ पे ई लर्निंग कर दिया और ही आसान कर दिया सवाल को। ई लर्निंग किसे कहते हैं? फासलाती तालीम को। जरूरी नहीं है कि फासलाती तालीम आपके ई लर्निंग हो। हार्डवेयर से जुड़ी हुई, हार्डवेयर मैंने पहले ही बताया, ई लर्निंग में सॉफ्टवेयर लर्निंग होती है ज्यादा से ज्यादा, ये गलत बात। ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ब्लेंडेड लर्निंग अगर आपने पढ़ा होगा डीएलएड या बीएड में तो आपको पता होगा, जहां पर हम बच्चे को ऑनलाइन कुछ मटेरियल मदद फराहम कराते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जहां पर स्मार्ट क्लास होती है, जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज जरूरी नहीं है कोई ए लर्निंग से हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है, ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी आप सुने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये लर्निंग होगी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। गैर लफ्जी तरसील, यानी कि ऐसी तरसील, ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहां पर? जहां पर लफ्ज का इस्तेमाल नहीं जा रहा है। इसको किसमें, किस तरसील में लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? देखिएगा ऑप्शंस में, बोले जाने वाले अल्फाज, इसमें तो क्या जा रहा है? बोले जाने वाले अल्फाज तो बोल रहा है, अल्फाज बोल रहा है। हरकत व सकनात, जो जेस्चर पोस्चर होता है, हरकत से हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब क्रिकेट देखते होंगे, मैच देखते होंगे, तो कीपर है या कप्तान है, वो हाथों से इशारा करता है, बोलता नहीं, बहुत दूर रहता है, कई मीटर दूर रहता है, तो आवाज जा नहीं सकती है, तो इशारा करता है इधर हो जाओ, लेफ्ट राइट आगे पीछे, है ना। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही? गैर लफ्जी तरसील हो रही है, हरकत और सकनात का इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि गैर लफ्जी तरसील में हरकत और सकनात का इस्तेमाल होता है, कहीं कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको सिर्फ समझना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आदात, आदात जो आदत रहती है, गिनतियां होती है, उसमें लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। छुपे हुए अल्फाज, ये भी लफ्ज की बात कर रहा है। तो हरकत और सकनात गैर लफ्जी तरसील में होती है। दर्ज झील में खूबियाँ कोऑपरेटिव ग्रुप से मुताल्लिक हैं सिवाय कोऑपरेटिव लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कौन कौन सी खुसूसियत होती है? 3 खुसूसियत तो आज हम इसी सवाल में समझ जाएंगे। एक ऑप्शन ऐसा है जो कोऑपरेटिव लर्निंग की खुसूसियत नहीं है, छांटिए समझिए। क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, वक्फ किया जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में एक्सरसाइज किया जाता है, बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक बात है। एक बे आवाज बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, बहुत करीने वाला क्लासरूम तो हो सकता है, लेकिन बे आवाज हो, उसमें कोई आवाज नहीं होगी, बेहरकत होगी, मतलब पैसिव होगी, एक्टिव क्लास नहीं होगा, ये तो बिल्कुल कोऑपरेटिव लर्निंग के अपोजिट है भाई। देखते ही आप इसको छांट देना चाहिए। ये खुसूसियत नहीं हो सकती कि बे आवाज बेहरकत क्लासरूम हो कोऑपरेटिव लर्निंग में। भाई कोऑपरेटिव लर्निंग होगा तो क्लासरूम बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, पैसिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप छाट देंगे। टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल, यानी कि बिल्कुल एक अलग उसका मुतबादिल है, अलग है, ये बात सही है। टीचर्स मरकूज नहीं होता है, चाइल्ड मरकूज होता है। कहाँ? चाइल्ड सेंटर होता है। तो टीचर मरकूज हिदायत का एक मुतबादिल होता है, अल्टरनेट होता है। हम जमातों के साथ मिलजुल कर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। सही बात है, मैंने बताया ना कि भाई अगर बच्चे के अंदर झिझक दूर करना है, एतमाद पैदा करना है, उनको ग्रुप लर्निंग कराया जाए, जहां पर बच्चे को एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिले, तो ये वाले ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 और 4 बिल्कुल कोऑपरेटिव लर्निंग की खुसूसियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको आप समझ जाइए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है कि कौन कोऑपरेटिव लर्निंग से ग्रुप से, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, मुताल्लिक नहीं है, तो ये बात सही नहीं है।
सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? सुनने की महारत, सुनने की कौशल जांच करना चाह रहा है टीचर, उसके लिए एक एक्टिविटी क्या है? समझिए ऑप्शंस में, तलबा के जरिए तस्वीर की सूरत गरी, एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना, बुलंद आवाज से मतन पढ़ना। देखिए ऑप्शन नंबर एक सूरतगरी की बात करिए, हमें सुनने की सरगर्मी बना, सुनने की जांच करना है, तो सुनने की जांच तस्वीर, यहाँ पे लिखने की महारत की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर एक आप ऐसे छांट सकते हैं। एक छोटी फिल्म यहाँ देखने की बात की जा रही है, तो ऐसे छांट सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या करेगा बच्चा? देखेगा, सुनेगा, सुनने की महारत की जांच होगी, ठीक है। फिर कितना अच्छा सुना, कितना अच्छा उसके सुनने की महारत डेवलप हुई है, वो जो सुना उसको लिखने से पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम बच्चे की सुनने की कौशल का आकलन कर सकते हैं। बुलंद आवाज में मतन पढ़ना, पढ़ने का हम आकलन करने नहीं कहा जा रहा इस ऑप्शन में, इस सवाल में। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किसे कहा जाता है, कहां पर होगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? यहाँ पर देखिए एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, कौन सा? मरकूज अप्रोच है, हिकमत अमली होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के, बच्चे खुद सर्च करके सीख रहे हैं। इसमें क्या होता है, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, सही बात है। उस्ताद इसमें इंस्ट्रक्शन देता है, काम देता है, और कहीं पर कठिनाई होती है तो उसमें उसका बच्चों का हेल्प करता है, सही बात है। तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, अपने आप इंक्वायरी करके सीखते हैं, ये भी सही बात है। तो ऊपर को एक और दो दोनों सही बात है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड है, कंसर्न है, मुताल्लिक है, इसलिए एक और दो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थ्री में लिखा हुआ है ऊपर के दोनों, यानी कि एक और दो, तो दोनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ दो नहीं, दो सही है और एक भी सही है, क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड है। बट टीचर इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चों का इंडिविजुअल मदद भी करते हैं। और याद रखिएगा ये चाइल्ड सेंटर होता है, तिफल मरकूज होता है। एक वसी मुताले का क्या मतलब होता है? वसी मुताला जब हम बच्चे करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इस चीज से क्या समझते हैं? गैर मारूफ लफ्जों के मानों का अंदाजा करना, जो अल्फाज बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर नहीं उनका माना का अंदाज़ा करना, मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, मौजू को समझा जाता है, सही बात है। मरकज़ी ख़याल को समझना, जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्र बिंदु है, केंद्र जो उद्देश्य होता है उसको समझना, मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना, प्रिडिक्शन करना। देखिए ऑप्शन नंबर थ्री में जब आप गौर करेंगे कि मरकज़ी ख़याल को समझना, वसी मुताले का मकसद क्या होता है? बहुत ज़्यादा किसी भी डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ने का क्या मकसद होता है? किसी भी नावल को, पूरी नावल को पढ़ने का क्या मकसद होता है? ताकि उस नावल का या उस अफसाने का या उस मजमून के मरकज़ी ख्याल को समझा जा सके और उसको इंसान समझ सके, यही होता है। मरकज़ ख्याल के अंदर आ गया, जब पढ़ेगा बढ़िया से डिटेल में पढ़ेगा तो नए अल्फाज को भी सीखेगा, बच्चे लुत्फ़ अंदोज भी होंगे, मतन के मवाद के बारे में कुछ बता भी जा सकता है जब मरकज़ ख्याल को समझ जाएगा। तो वसी मुताले का अहम मकसद क्या होता है कि सेंट्रल आइडिया को समझना, सेंट्रल आइडिया को समझना, मरकज़ी ख्याल को समझना। ऑप्शन नंबर थ्री आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो क्लियर कर लीजिए। वसी मुताले का अहम मकसद मरकज़ी ख्याल को समझना होता है। स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते, स्पेशल और जनरल एजुकेशन में फ़र्क नहीं करते हैं, सब बच्चे एक साथ को पढ़ाया जाता है, क्या कहलाता है? इस सिस्टम को क्या कहते हैं जहाँ पर सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं? बहुत आसान, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, सीडीपी में भी आपसे पूछे जाएंगे।
खुसूसी तालीम कहेंगे स्पेशलाइज्ड, मखसूस, एक्सक्लूसिव, स्टैंडर्ड, मेयारी या इंक्लूसिव। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में सब बच्चों को एक साथ, आम हो ख़ास हो कुछ भी हो, सबको एक साथ पढ़ने की बात की जा रही है। यहाँ पर वही सवाल में पूछा जा रहा है जहाँ पर आम और ख़ास में फ़र्क नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं, तो इंक्लूसिव कहा जाता है, मुश्तमिल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पेडागोजी का आप समझ गए होंगे। यह सवाल आपसे तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रामर का बहुत आसान और इजी सवाल पूछता है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड के हैं उनको तो पता ही होगा, और जो बच्चे नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, कोई लफ्ज़ से पहले कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो उसे साबिका कहते हैं। पहले अगर जोड़ दिया जाए तो उसे साबिका कहते हैं, और बाद में जो जोड़ दिया जाए तो उसे लाहिका कहते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो पहले जोड़ दिया है, शुरू में जोड़ दिए जाए तो उसे क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं, और जो बाद में जोड़ा जाए उसे लाहिका कहते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या है? बहुत ही मशहूर बात है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या होता है? अपनी तारीफ खुद करना। सही बात है, अपनी तारीफ खुद करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है। ये आज का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सवालात थे जो कि आपके सीटेट के पेडागोजी का यही पैटर्न है। लगभग ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने समझा कि ये इन सवालात को डिस्कस करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगी। अगर मन में आपका किसी भी प्रकार का किसी भी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।